नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं, तो उसको सीखते हैं, ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कि एडवर्ब होता क्या है, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है बहुत ही सिंपल से कुछ सेंटेंसेस आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि ही runs fast। हमने बोला कि she talks politely। हमने बोला कि she talks very politely। हमने बोला कि हमारे पास छोटा सा एक सेंटेंस आया कि he threw the ball exactly into the hole। हमने बोला कि the train had departed long before I reached the station। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हमने बोला ही रन्स फास्ट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है कि वह दौड़ता है, तो रन क्या है हमारे पास, वर्ब। और वर्ब की विशेषता क्या है कि दौड़ने की विशेषता क्या है, तो फास्ट। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, एडवर्ब। मतलब ही शी टॉक्स पोलाइटली, तो उसके बोलने का तरीका क्या है, तो टॉक क्या है साथ ही हमारे पास, वर्ब। वर्ब की विशेषता किसने बताई है, एडवर्ब। पोलाइटली ने, तो पोलाइटली क्या हो गया, एक एडवर्ब। सो पहला जो समझने वाली चीज है साथियों, वो हमारे पास ये है कि बहुत ही सिंपल सी चीज है कि एक वर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो साथियों नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, और एक वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। वहीं पे हमें बोला कि शी टॉक्स वेरी पोलाइटली, तो हमने बोला कि शी टॉक्स, तो टॉक्स की विशेषता क्या है, पोलाइटली, तो ये हो गया एडवर्ब। अब पोलाइटली की विशेषता क्या है कि वेरी, बहुत, तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब। इसका मतलब एक एडवर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द भी क्या होता है साथियों, एडवर्ब ही होता है। बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। हमने बोला ही थ्रू द बॉल एग्जैक्टली इनटू द होल। तो इनटू क्या है हमारे पास, एक प्रेपोजिशन है। क्या है हमारे पास, एक प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन की विशेषता क्या है यहाँ पे कि एग्जैक्टली, तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया साथियों हमारे पास, एक एडवर्ब। यानी एक प्रेपोजिशन की विशेषता बताने वाला वर्ड भी क्या होता है हमारे पास, एडवर्ब ही होता है। मतलब द ट्रेन हैड डिपार्टेड लॉन्ग बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो बिफोर वाला कॉन्सेप्ट हमने टेंस में कहीं न कहीं पढ़ा है। तो दो हमारे पास दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है, कंजंक्शन। और बिफोर की विशेषता किसने बताई है, लॉन्ग ने। तो कंजंक्शन की विशेषता बताने वाला वर्ड भी क्या होता है साथियों, एडवर्ब होता है। तो बिफोर यहाँ एक कंजंक्शन यानी कनेक्टिव है, और लॉन्ग हमारे पास क्या है, एक एडवर्ब है। वहीं पे हमने बोला कि ही इज अ वेरी गुड बॉय। तो हमने बोला बॉय क्या है, नाउन है। नाउन की विशेषता क्या है, गुड है, तो गुड क्या हो गया हमारे पास, एडजेक्टिव। और गुड की विशेषता क्या है, वेरी है, तो वेरी हमारे पास क्या हो गया, एडवर्ब। इसका मतलब कि एक ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वो भी क्या कहलाता है साथियों, एडवर्ब कहलाता है। तो हमने बोला एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में प्रयोग किया गया एक ऐसा शब्द होता है जो किसी वर्ब की विशेषता बताता है, जो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, जो किसी प्रेपोजिशन की विशेषता बताता है, या जो किसी कंजंक्शन की विशेषता बताता है, या एक ऐसा वर्ड जो एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। ऐसा सारे वर्ड्स हमारे पास क्या माने जाते हैं, एडवर्ब माने जाते हैं। अब जब हम एडवर्ब की बात करते हैं साथियों, तो हमारे पास जो है सीधा सा दिमाग में आना चाहिए विशेषता बताने वाला शब्द।
जैसे ही हमारे दिमाग में आता है विशेषता बताने वाला शब्द, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए तो वो एडजेक्टिव है, और अगर वो वर्ब की विशेषता बताए, एडजेक्टिव की विशेषता बताए, कंजंक्शन की बताए, प्रेपोजिशन की बताए, या फिर एडवर्ब की खुद की विशेषता बताए, तो वो वर्ड क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। अब देखिए एडवर्ब्स अलग अलग तरह से यूज किए जाते हैं। हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे यस्टरडे, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। हियर, देयर, या किसी जगह का नाम आ गया तो हम उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस बोल सकते हैं। उसी तरह से होता है एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो ये एग्जाम में नहीं आएगा कि एडवर्ब ऑफ निगेशन किसको कहते हैं, लेकिन नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड्स जो है एडवर्ब्स ऑफ निगेशन कहलाते हैं। ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है, जैसे नेवर, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली। ये सारी चीज़ों के बारे में हम अभी इलेबोरेट करके बात करेंगे। या फिर हमारे पास वर्ड आते हैं जैसे इजीली, पोलाइटली, तो ये होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के साथ, जिसको हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं एक बेसिक चीज पढ़ने के बाद। तो देखिए एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमारे पास क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मैनर यानी क्या होता है? तरीका। अब हमारे पास जो पॉइंट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, हमने अभी एक एग्जांपल लेगा, हमने बोला शी टॉक्स पोलाइटली। तो यहां पर पोलाइटली जो है वो क्या है? एडवर्ब है। और वो कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो हमने बोला एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है? तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब की विशेषता बताने वाला एक ऐसा एडवर्ब, यानी विशेषता बताने वाला एक ऐसा शब्द जो कि ऑब्वियसली एडवर्ब होता है, वो ये बताता है कि उस वाक्य में दिए हुए एक्शन को करने का तरीका क्या है। जैसे शी टॉक्स पोलाइटली, यानी वो विनम्रता से बात करती है, तो उसके बात करने का तरीका कैसा है? तो हमने बोला विनम्रता से। सो ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हमारे पास पॉइंट आता है, बहुत ही आसान सा हमारे पास पॉइंट आता है, जिसको आप दिमाग में रखें, बड़ा ही जरूरी सा पॉइंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो है, हमने बोला कि मुकेश सेट इजीली, कि मुकेश बैठ गया था आराम से। तो इजीली हमारे पास क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके बैठने का तरीका क्या था? कि इजीली था, आसानी से बैठने का था। तो यहां पर पहली चीज आती है कि एडवर्ब ऑफ मैनर किसको कहते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक ऐसा एडवर्ब जो किसी वाक्य में दिए हुए एक्शन को करने का तरीका क्या है उसको अगर समझाता है, उसको अगर बताता है, तो उसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। वहीं पे एडवर्ब ऑफ मैनर को जो है कहीं न कहीं अगर हम बात करते हैं कि इसके ऊपर नेक्स्ट लेवल पे किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या होता है कि कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ एल वाई लगाकर उनको बनाया जाता है एडवर्ब। जैसे अभी हमारे पास वर्ड आया पोलाइट, आपने बनाया और लिख लिया पोलाइटली। जैसे हमारे पास आया इजी, तो हमने लिख लिया इजीली, सडनली, है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास बन सकते हैं जो एल वाई लगाकर प्रयोग में लाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। और ऐसे एडवर्ब्स को हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। क्या कहते हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, क्योंकि वो किसी एक्शन के करने का तरीका बताते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा। तो यहां अभी एक छोटा सा पॉइंट है जिसको समझना है। क्या? कुछ एडजेक्टिव्स के साथ एल वाई लगाकर उनको क्या बनाया जाता है? एडवर्ब। जैसे पोलाइट का क्या बनाया? पोलाइटली। इजी का क्या बना दिया हमने? इजीली। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा रफ, तो हमने क्या बना दिया? रफली। प्रॉपर तो प्रॉपरली, है ना। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, हमने लिखा कि मनीष was helping us sufficient
तो हमने बोला सफिशिएंट क्या है हमारे पास, एक एडजेक्टिव है। हमने बोला कि यहाँ पर मनीष हमारी पर्याप्त तरीके से मदद कर रहा था, तो मदद करने का तरीका क्या था, पर्याप्त था। इसके लिए हेल्प क्या है, वर्ब है। वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव नहीं, हमने बोला एडवर्ब बताएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सफिशिएंटली। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर किसी वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एक वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव नहीं बताता है। कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास आता है, जैसे हमने बोला कि मनु इज पोलाइटली। तो हमने बोला मनु क्या है हमारे पास, एक लड़के का नाम है, तो ऑब्वियसली क्या है हमारे पास, नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। एडवर्ब नहीं बताता। इसका लिए पोलाइटली नहीं आएगा, और क्या आएगा, पोलाइट आएगा। सो वही हमारे पास पॉइंट है जो बहुत ही सिंपल सा है कि अगर एक एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए, एक वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो गलत है। और अगर एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए अगर एलवाई लगाकर एडवर्ब का प्रयोग किया गया है तो गलत है। क्या आएगा हमारे पास, एडजेक्टिव आएगा। बहुत ही सिंपल सा है। तो ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच का जो डिफरेंस है साथियों, उसी पे बेस्ड हमारे पास पहला क्वेश्चन बनता है, जिसको बहुत ही दिमाग में रखना जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट हमारे पास बनता है, क्लियर रखें इस चीज को। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट ये भी बनता है कि कुछ वर्ब्स ऐसी है जिनकी विशेषता एडजेक्टिव बताता है, एडवर्ब नहीं बताता है। बड़े ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, तो हमने बोला एडजेक्टिव। वर्ब की विशेषता कौन बताता है, तो हमने बोला एडवर्ब। लेकिन कुछ अपवाद है हमारे पास, कुछ एक्सेप्शंस है जिनको दिमाग में रखें आप, कि ऐसी वर्ब जिनकी क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव्स। किस तरह से अभी बात करेंगे हम। हमने बोला कुछ वर्ब्स ऐसी कौन कौन सी है, तो हमारे पास जो आती है मेक, कीप, प्रूव, है ना। अब जैसे मेक, कीप और प्रूव हमने बोला, बी, बिकम, गेट। अब ये हमारे पास जो है स्टे। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स से साथियों की हमारे पास जिनकी विशेषता एडजेक्टिव बताता है, एडवर्ब बिल्कुल नहीं बताता है। बी, बिकम, गेट, यू नो, मेक, कीप, प्रूव, यू नो, हमारे पास स्टे। तो इनको आपको कहीं न कहीं जो है दिमाग में रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि कीप क्वाइटली, तो हमने बोला क्वाइटली नहीं आएगा, और क्या आएगा, क्वाइट आएगा। क्वाइट यानी शांत। सो वही हमारे पास है, कीप की विशेषता तो कौन बताएगा, एक ऐसी वर्ब है जिसकी विशेषता एडजेक्टिव बताएगा, एडवर्ब नहीं बताएगा। जैसे हमने बोला कि द स्काई टर्न्ड डार्कली, तो हम लोग डार्कली नहीं आएगा, और क्या आएगा, डार्क आएगा। क्योंकि टर्न भी एक ऐसी वर्ब है जिसकी विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, एडवर्ब नहीं बताता है। तो यहाँ पे ये चीज़ का आप ध्यान रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है हमारे लिए साथियों, कि कुछ हमारे पास ऐसी वर्ब्स है जिनकी विशेषता एडजेक्टिव बताता है, एडवर्ब नहीं बताता है। तो इन वर्ब्स को आप दिमाग में रखें, जिसमें हमें एक और वर्ब प्रयोग में लाई है, टर्न। मेक, कीप, प्रूव, टर्न, बी, बिकम, गेट और स्टे और ग्रो। तो इन वर्ब्स की विशेषता बताने के लिए अगर एक ऐसे वर्ड का यूज किया गया जिसमें एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाया हुआ है तो गलत करें। शॉर्ट ट्रिक हमारे पास ये है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, इंटरकनेक्टेड है, इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे देखिए बहुत बार ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन वो ट्रिकी होता नहीं। अगर नहीं पढ़ा हुआ होता है तो वो ट्रिकी होता है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो चीज़ें आपके लिए आसान है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग सी है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं बहुत ही सिंपल से पॉइंट की, तो देखिए हमारे पास दो शब्द आते हैं, एक आता है गुड और एक आता है
वेल। देखिए गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है और वेल जो है वो एक एडवर्ब है, दोनों का मतलब होता है अच्छा। अब गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर है और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट है। उसी तरह से वेल की भी कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास बेटर है और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट है। तो कुछ एडवर्ब्स भी ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती है, वो पूरी तरह से सही है। लेकिन अब डिफरेंस क्या, आप देखिए एडजेक्टिव और एडवर्ब का डिफरेंस है गुड और वेल के बीच में। देखिए वेल के अलग अलग मतलब होते हैं, वेल का मतलब कुआं भी होता है ना। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है अच्छा के कॉन्सेप्ट में। जैसे हमने बोला कि ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। हमने बोला ही प्लेज एज गुड एज हिज ब्रदर। तो यहां पे देखिए दो चीजों को हम शामिल कर रहे हैं, एक तो गुड और वेल में क्या डिफरेंस होता है, दूसरा हम सारे लोगों ने एडजेक्टिव में पढ़ा था कि एज पॉजिटिव डिग्री एज या सो पॉजिटिव डिग्री एज, यानी एज डैश 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 एज या सो डैश 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 एज के बीच में जो है हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। सो अब हमारे पास जो पहली चीज है, हमने बोला ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, यानी वह उतना ही अच्छा है जितना उसका भाई है। तो नाउन और प्रोनाउन की बात चल रही है तो एडजेक्टिव आएगा, सिंपल सा है। हमने बोला ही प्लेज एज गुड एज हिज ब्रदर डज, यानी वो खेलता है उतना ही अच्छा जितना उसका भाई। तो यहाँ बात खेलने की चल रही है, प्ले की चल रही है साथियों, और प्ले हमारे पास क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए तो एडजेक्टिव नहीं आ सकता, एडवर्ब आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेल। सो यहाँ पर मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एज डैश 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 एज या फिर सो डैश 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 एज, इसके बीच में जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ पर मैं सो लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं एज लिख लेता हूँ, अगर नाउन या प्रोनाउन की बात चल रही है। और ये वर्ड जो है वो एक एडवर्ब होएगा अगर वर्ब की बात चल रही है। इसलिए आप देख सकते हैं ये नाउन प्रोनाउन की बात चल रही थी, ये नाउन है ये प्रोनाउन है, तो हमने एडजेक्टिव लिखा। यहाँ वर्ब की बात चल रही थी तो हमने यहाँ पर एडवर्ब लिखा। तो ये गुड और वेल के बीच का डिफरेंस भी है कि गुड एक एडजेक्टिव है और वेल क्या है, हमारे पास एक एडवर्ब है। वहीं पे हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है साथियों इसी तरह का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि महेश answered the questions as simple as others did। ये हमने बोला कि महेश is as simple as others। तो हमने बोला कि यहां पर आप बहुत ही सिंपल तरीके से देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप ये देख सकते हैं कि दोनों में देखिए सिंपल एक एडजेक्टिव है, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, आसान जिसको आप बोल सकते हैं। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है कि महेश आंसर्ड द क्वेश्चंस एज सिंपल एज अदर्स डिड, तो यहां पर आप देखेंगे तो महेश की बात तो चल रही है लेकिन महेश के आंसर देने की बात चल रही है। और यहां पे आप देखेंगे महेश उतना ही सिंपल है जितने दूसरे लोग हैं। तो यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन के बीच का कंपैरिजन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन चल तो रहा है लेकिन किसी एक्शन को लेके चल रहा है, वर्ब को लेके चल रहा है, और वर्ब को लेके चल रहा है तो ऑब्वियसली सिंपल नहीं आएगा और क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली आ जाएगा। सो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पहली चीज हमारे पास है कि वर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ड एडवर्ब होगा और एडजेक्टिव की नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा। और जो हमने कॉन्सेप्ट कहीं की पढ़ा है एज डैश 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 एज या सो डैश 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 एज वाला साथियों, वहाँ पे हमें इस चीज़ को दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो उसके बीच में जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है हमारे पास।
अगर वो जो वर्ड आपके सामने है वो अगर किसी वर्ब उस सेंटेंस को पढ़िए, अगर वर्ब की विशेषता बता रहा है तो वो एडवर्ब होना चाहिए, और नाउन या प्रोनाउन की बता रहा है तो वो एडजेक्टिव होना चाहिए। उसी तरह से पहले जो हमने पढ़ा था उसको, उसके अंदर एक और चीज़ की बात करेंगे हम एडजेक्टिव के अंदर ही। हम सारे लोगों की बात हुई थी, हमने बोला कि ऑफ द 2 सिस्टर्स शी इज। अब मैं बोलूं कि यहां पर आप कौन सा एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री लगाएंगे, तो हम सारे लोग एडजेक्टिव में पढ़ चुके हैं साथियों कि ऑफ द 2 आ जाता है तो उस सेंटेंस के अंदर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आता है। सिंपल सा लॉजिक है। तो कंपैरेटिव डिग्री आती है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आता है तो ऑब्वियसली हमने लिखा द बेटर। तो ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रूल है, बहुत ही सिंपल सा रूल है कि ऑफ द 2 आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी और उसके साथ क्या आएगा, द आएगा। इसको आपको दिमाग में रखना है। लेकिन हमने बोला कि ऑफ द 2 सिस्टर्स शी प्लेज बेटर, यहां पर आप द नहीं लगा सकते। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। उसका रीजन ये है कि यहां पर तो शी की विशेषता बताई जा रही है, मतलब ये एडजेक्टिव है, और यहां पर प्ले की विशेषता बताई जा रही है। तो प्ले क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, सॉरी एडवर्ब बताता है। सो यहां पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं साथियों कि अगर ऑफ द 2 वाला क्वेश्चन आपके पास बनता है तो 90% एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, ऊपर वाला है कि कंपैरेटिव डिग्री आएगी, द आएगा। लेकिन तो भी आप जो है सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़े, क्योंकि बहुत बार एक ट्रिकी क्वेश्चन हमारे पास बना देता है। तो वहां पे आप दिमाग में रखें कि अगर वो किसी वर्ब की विशेषता कहीं के बता रहा है तो उस कंडीशन में आप उस कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की। तो हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, ठीक है। अभी और भी वर्ड्स आएंगे हमारे पास। अगर किसी सेंटेंस के अंदर इनका प्रयोग हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, अगर इनका सेंटेंस के बीच में प्रयोग हुआ है तो पहला पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं हम, इनका प्रयोग अगर सेंटेंस के बीच में हुआ है तो हमने बोला बीच में हुआ है तो किस तरह से हमारे पास होगा। सो हमारे पास पॉइंट आता है कि अगर सेंटेंस के बीच में इनका प्रयोग कहीं के हुआ है तो मेन वर्ब से पहले होगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। तो आप हमेशा याद रखें, इनका प्रयोग अगर सेंटेंस के बीच में हुआ है तो मेन वर्ब से पहले होगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। ये छोटा सा पॉइंट दिमाग में रखिए। अभी हम कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे। हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, इन तरह के वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, है ना। मैंने बोला कि जैसे हमने यहां 3 वर्ड्स लिखे आपके साथ, हार्डली, बेयरली और स्कैर्सली। अब इनका सेंटेंस के बीच में हमें यूज करना है तो अब हम कहां करेंगे। तो अभी हमारी बात क्या हुई, इनका यूज सेंटेंस में जब होगा उसमें हम ऑलवेज को भी शामिल कर लेते हैं, है ना। हम इसमें नेवर को भी शामिल कर देते हैं, है ना। अभी इनके ऊपर भी बेस्ड हम देखेंगे, मतलब इनका यूज करना है। अब कहाँ यूज करें, जैसे एक और एग्जांपल हमने बोला आई हैव कॉल्ड हिम, और हमें यूज करना है नेवर, ठीक है।
अब इनका यूज करना है तो हमने बोला हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा और मेन वर्ब से पहले होगा। अब हार्डली का यूज करना है तो कहां करें बताइए? शी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले, तो अब हैज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? इसको टेंस का नॉलेज होना जरूरी है। हम सारे लोगों ने टेंस में पढ़ा है कि कोई भी सेंटेंस में हैज या हैव के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं आई है साथियों। तो हैज या हैव खुद क्या है? मेन वर्ब है। इसका मतलब यहां पर हैज मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद में होगा। तो हमने बोला कि शी हैज हार्डली एनी मनी। तो यहां पर मेन वर्ब के बाद है क्योंकि हैज यहां पर क्या है? मेन वर्ब है, याद रखें। वी आर इन नीड ऑफ लग्जरी, तो ये आर यहां पर हेल्पिंग वर्ब है तो हमने बोला वी आर बेयरली इन नीड ऑफ लग्जरी। हमने बोला आई वेंट टू द थिएटर, तो स्कैर्सली का यूज करना है। ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से हमारे पास जो है पहले होगा। सो माफ कीजिए, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है और मेन वर्ब से पहले होता है। सो ऑब्वियसली यहां पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हार्डली हैज एनी मनी। तो वही हम बोल रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब, देखिए यहां पर हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव के बाद में क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका लिए ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ हैज के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब से पहले होगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, ठीक है। उसी तरह से आई वेंट टू द थिएटर, तो हमने बोला कि मेन वर्ब से पहले होगा तो आई स्कैर्सली वेंट टू द थिएटर। या आई हैव कॉल्ड हिम, नेवर का यूज करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आई हैव नेवर कॉल्ड। सो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हमारे पास पॉइंट है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसको आप प्लीज और प्लीज जरूर दिमाग में रखें। तो यहां पर पहला पॉइंट आता है कि हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम या फिर नेवर या ऑलवेज या एवर, है ना। इसमें एक और वर्ड ऐड हो जाता है हमारे पास, एवर। तो ये जो सारे वर्ड से अगर सेंटेंस के बीच में साथियों इनका अगर प्रयोग हुआ है तो आप हमेशा याद रखिएगा इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा और मेन वर्ब से पहले होगा। अगर उनकी पोजीशन में आगे कुछ दिखता है तो उसको गलत करिए। वहीं पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आती है कि इन सारे शब्दों के साथ अगर सेंटेंस की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि आई हैव नेवर कॉल्ड हिम। तो हमने बोला कि देखिए यहां पर बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि नेवर का प्रयोग हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद है और मेन वर्ब से पहले। अब हम बोल रहे हैं कि जितने भी अभी ये वर्ड्स पढ़े, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, एवर, ऑलवेज, नेवर, आप चाहे तो इनके साथ सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हैं। और अगर आप इनके साथ सेंटेंस की शुरुआत करते हैं साथियों तो उसको लिखने का तरीका अलग होगा। उसको हम इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे साथियों। इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे मतलब कि ये हो गया कि अगर आप सेंटेंस की शुरुआत नेवर से करते हैं तो उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होगा। तो ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब, तो ये सब्जेक्ट से पहले आएगी तो हो जाएगा हैव आई कॉल्ड हिम। और ये एक नॉर्मल सेंटेंस होगा, लास्ट में इंटरोगेटिव का साइन नहीं लगेगा। इसको हम कहते हैं इन्वर्जन फॉर्म। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सा पार्ट है। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि कोई भी सेंटेंस आपको हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, एवर, ऑलवेज इनसे शुरू होता हुआ दिखाई दे, चट से देखिए कि उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। नहीं है तो गलत कर लीजिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे हमने बोला शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब हमारे पास इसको शुरू किससे करना है साथियों? ऑलवेज से, ठीक है। अभी हमारी बात हुई कि जब ऑलवेज से शुरू होगा तो इन्वर्जन फॉर्म आएगी। इन्वर्जन फॉर्म आएगी नहीं, हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होगा। अब टेंस की जानकारी बहुत जरूरी है, बिना टेंस तो आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ ही नहीं सकते। तो हमने बोला शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, तो हमने बोला कि ये कौन सा टेंस है? तो हमने बोला ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है साथियों। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है तो ऑब्वियसली यहां पर हमारे पास जो पॉइंट है
वो हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सब सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। तो अब शी से पहले डू या डज में से क्या आ जाएगा, डज। तो हमने बोला डज शी स्पीक द ट्रुथ, तो ऑलवेज डज शी स्पीक द ट्रुथ। अब ये सेंटेंस क्या है, सही। तो देखिए ये भी सही है और ये भी सही है, गलत दोनों में से कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां जो समझने वाली बात है साथियों, वो हमारे पास ये है कि जब हम ऑलवेज के साथ या नेवर के साथ, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली के साथ जैसे शुरुआत करते हैं, जैसे हमने बोला कि शी हार्डली हैज एनी मनी, ठीक है। अब आपको इस सेंटेंस को हार्डली से शुरू करना है तो कर सकते हैं, लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब को यूज सब्जेक्ट से पहले करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हैज तो क्या है, मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव, और हैज या हैव के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है, तो कौन सा टेंस है साथियों, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। तो डू या डज में से शी के साथ हिसाब से क्या आ जाएगा, डज शी। अब हार्डली तो आगे आ गया, अब हैज, डज के बाद में तो हैज आ ही नहीं सकता, क्या आएगा, हैव एनी मनी। तो अब ये भी सेंटेंस सही है और ये भी सही है, बस लिखने का तरीका अलग है। इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन फॉर्म। तो शॉर्ट में मैं आपको ये चीज बताऊं तो आप हमेशा याद रखें कि कोई भी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, एवर, ऑलवेज इन शब्दों के साथ होती है। अगर होती है तो जस्ट देखिए कि हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो गलत करिए, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। वहीं पे इसी तरह का एक और एक्सप्रेशन साथियों हमारे पास आता है, और वो हमारे पास आता है अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी हाल में नहीं, इसका मतलब होता है। जैसे हमने बोला शी विल एक्सेप्ट योर टर्म्स अंडर नो सर्कमस्टांसेस, यानी वो जो है तुम्हारी टर्म्स जो है किसी भी हालत में नहीं मानेगी, अंडर नो सर्कमस्टांसेस। अब अंडर नो सर्कमस्टांसेस का प्रयोग हुआ है किसी वाक्य में, तो या तो सबसे लास्ट में होगा या सबसे स्टार्टिंग में होगा। सबसे लास्ट में है तो ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत आप अंडर नो सर्कमस्टांसेस से करते हैं तो उस सेंटेंस को फिर इन्वर्जन फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होगा। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होगा, तो हमारे पास है कि विल शी एक्सेप्ट योर टर्म्स। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इसको इन्वर्जन फॉर्म में लिखा गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो यहां पे एक और चीज समझने को मिलती है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत अंडर नो सर्कमस्टांसेस से होती है तो उस सेंटेंस को भी इन्वर्जन फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है। इस चीज को आप जरूर और जरूर दिमाग में रखें। वहीं पे उसी तरह से हमारे पास आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो हमने लिखा नॉट ओनली बट ऑल्सो। हमने बोला कि ही विजिटेड not only Delhi but also आगरा। हमने बोला कि not only did he visit Delhi but also आगरा। तो यहां पर हमारे पास पॉइंट आता है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर नॉट ओनली से होती है तो पहली चीज तो आगे जाके बट ऑल्सो आएगा, ये तो पढ़ा है हमने। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से होती है साथियों, तो उस सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होगा। सिंपल पास्ट टेंस से हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। तो डिड को आप पहले ले आए ही, और जब डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो मेन वर्ब तो हमेशा क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये भी साथियों क्या है, हमारे पास इन्वर्जन फॉर्म है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर नॉट ओनली से होती है तो उसको भी इन्वर्जन फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होगा। ये चीज आप हमेशा याद रखें।
तो ये कुछ इन्वर्जन फॉर्म के हमारे पास पार्ट थे जिनको हमने देखा। तो हमने देखा कोई भी सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, एवर, ऑलवेज, नेवर इनसे होती है, तो उस सेंटेंस को हमेशा और हमेशा इन्वर्जन फॉर्म में लिखा जाता है। आसान भाषा में बोले तो हेल्पिंग वर्ब को यूज सब्जेक्ट से पहले होगा, वो एक प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। ठीक है, वहीं पे हमारे पास जो है एक छोटा सा पॉइंट और आता है और वो है रिलेटेड ओनली से। तो देखिए ओनली से रिलेटेड अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। तो हमारे पास पॉइंट ये है, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान सा साथियों, कि ओनली का प्रयोग एक सेंटेंस में अलग अलग जगह हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि माई ओनली अंकल वेंट टू अफ्रीका। फिर हमने बोला ओनली माई अंकल वेंट टू अफ्रीका। या हमने बोला कि माई अंकल वेंट टू अफ्रीका ओनली। हमने लिखा कि माई अंकल ओनली डाइड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहला क्वेश्चन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी सेंटेंस के अंदर ओनली का प्रयोग अलग अलग जगह हो सकता है। जैसे मैंने बोला माई ओनली अंकल वेंट टू अफ्रीका, यानी मेरे इकलौते अंकल। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी रिलेशन के नाम से पहले अगर ओनली लगे तो इसका मतलब होता है इकलौता। जैसे ओनली चाइल्ड यानी इकलौता बच्चा, ओनली बॉय तो इकलौता लड़का है, ओनली गर्ल तो इकलौती लड़की। लेकिन ओनली फादर ओनली मदर नहीं हो सकता, क्योंकि इकलौते फादर इकलौते माता नहीं हो सकते, ये भी ध्यान रखें आप। तो इसका मतलब क्या है, मेरे एक ही अंकल है, इकलौते अंकल है, और वो भी कहाँ गए थे, अफ्रीका। तो चलो ठीक है, ओनली माई अंकल वेंट टू अफ्रीका यानी सिर्फ मेरे अंकल अफ्रीका गए थे और किसी के अंकल अफ्रीका नहीं गए थे। इसका ये भी मीनिंग सही बैठ रहा है। माई अंकल वेंट टू अफ्रीका ओनली, मेरे अंकल सिर्फ अफ्रीका गए थे और किसी जगह नहीं गए थे। तो आप यहां देख सकते हैं ओनली का प्रयोग एक सेंटेंस में अलग अलग जगह किया जा सकता है, मीनिंग के हिसाब से किया जा सकता है, पूरी तरह से सही है। लेकिन हमने बोला माई अंकल ओनली डाइड, मेरे अंकल सिर्फ मर गए, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब पहली जो चीज मेरे आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि ओनली का प्रयोग एक सेंटेंस में अलग अलग जगह किया जा सकता है, लेकिन ये चीज आप जरूर ध्यान में रखें, याद रखें कि ओनली का प्रयोग ऐसी जगह ना करें जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाए, नहीं कोई मीनिंग ना निकले। अब यहां पर ओनली माई अंकल हो सकता है, माई ओनली अंकल हो सकता है, लेकिन माई अंकल ओनली डाइड नहीं हो सकता। तो ये पहला क्वेश्चन बनता है, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड के ओनली का यूज हो रखा है, तो आप देखिए कि मीनिंग वाइज वो सेंटेंस सही है या नहीं है। सही है तो ठीक है, नहीं है तो उसको गलत करें। वहीं पे देखिए अभी हमने लिखा कि ओनली माई अंकल वेंट टू अफ्रीका। अब यहां पर आप देखेंगे ओनली के साथ सेंटेंस शुरू हो रहा है लेकिन इन्वर्जन फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर कोई भी सेंटेंस की शुरुआत जो है ओनली प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस या ओनली प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम से होता है, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत ओनली प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस या ओनली प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ होती है, तो आप हमेशा याद रखें उस सेंटेंस को जो है हमेशा इन्वर्जन फॉर्म में लिखा जाएगा। किस तरह से, ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे हमने बोला ओनली इन इंडिया डज इट हैपन। तो देखिए एक्चुअली में सेंटेंस ये था कि इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। अब हमारे पास पॉइंट ये है कि ओनली इन इंडिया डज इट हैपन, तो अब ओनली, अब इन इंडिया को हम आगे ले आए, है ना, ओनली इन इंडिया को, तो ओनली के बाद में इन प्लस प्लेस है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि प्रेपोजिशन के बाद प्लेस आया है तो उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस बोला जाता है। तो अब ओनली इन इंडिया तो ओनली प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया, तो इन्वर्जन फॉर्म है, यानी इट हैपन्स
तो सब्जेक्ट से पहले हमने किसका प्रयोग किया? हेल्पिंग वर्ब का। क्यों? इट हैपन्स कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। डू या डज में से इट के साथ क्या लगता है? डज, तो आगे ले आए। हमने बोला कि ओनली यस्टरडे डिड आई विजिट हिम, यानी मैं सिर्फ कल ही उससे मिलने गया था। तो देखिए ओनली यस्टरडे, ओनली प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम, ओनली प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये याद रखें कि ओनली के साथ सेंटेंस शुरू हो रहा है तो आप ये देखिए ओनली के जस्ट बाद में कोई प्लेस या टाइम को एक्सप्रेस करने वाला कोई एक्सप्रेशन तो नहीं है। अगर ओनली के जस्ट बाद में टाइम या प्लेस को एक्सप्रेस करने वाला कोई एक्सप्रेशन है तो उसको हमेशा इन्वर्जन फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा सब्जेक्ट से पहले होगा। इस चीज को आप दिमाग में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है ये। तो ये हमारे पास कहीं न कहीं हमने ओनली का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसको आप जरूर और जरूर दिमाग में रखें। वहीं पे हमारे पास जो है बात आती है एडवर्ब में ही, कुछ एडवर्ब से रिलेटेड। जैसे हमारे पास वर्ड है मच। देखिए मच एक ऐसा वर्ड है जो हमारे पास एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। ध्यान रखें आप, हमने बोला कि मच वाटर, तो इसका मतलब मच वाटर, तो वाटर क्या है साथियों? नाउन। नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। लेकिन जैसे ही हमने बोला मच इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड क्या है यहाँ पे? वर्ब। और वर्ब की विशेषता कौन बताता है साथियों? एडवर्ब। जैसे ही हमने बोला हाउ डू यू फील, तो हमने बोला मच बेटर, तो बेटर क्या है? एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री। और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है हमारे पास? एडवर्ब। इसका मतलब आप यहाँ पर बेसिक फंडा जो है वो ये समझे आप कि कोई भी सेंटेंस के अंदर जो है इस चीज को दिमाग में रखें कि मच का प्रयोग हुआ है तो आप ये देखिए मच के बाद में नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है। नाउन है तो मच एडजेक्टिव माना जाएगा, मतलब वही होगा बहुत। और वर्ब या एडजेक्टिव है तो इसका मतलब है मच क्या माना जाएगा? एडवर्ब। ये एक समझने वाली बात आ गई। अब हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों बात करते हैं तो हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं, एक तो आता है वेरी और एक आता है मच। आप हमेशा याद रखें वेरी के बाद में अगर वर्ब आई है तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी, और मच के बाद में वर्ब आई है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जैसे वेरी इंटरेस्टिंग और मच इंटरेस्टेड। उसी तरह से वेरी के बाद में अगर कोई एडजेक्टिव आया है तो वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री होगा, और मच के बाद में कोई एडजेक्टिव आया है तो वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री होगा। तो ये शॉर्टकट क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। जैसे हमने बोला कि वेरी गुड और हमने बोला मच बेटर, तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास क्या है साथियों? बेटर। तो ऑब्वियसली जो है हमारे पास हमने लिखा मच बेटर। तो यहां पर हमारे पास जो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट आता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हमारे पास आता है, जिसको आपको दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास जो है वेरी गुड या मच बेटर, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री से पहले वेरी या मच में से बोला गया है तो साथियों क्या आएगा? मच आएगा। और पॉजिटिव डिग्री से पहले वेरी या मच में से बोला गया तो क्या आएगा? वेरी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले वेरी और मच में से बोला गया तो क्या आएगा? वेरी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले वेरी या मच में से बोला गया तो क्या आएगा? मच। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है, इनको आप जरूर और जरूर दिमाग में रखें, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स है साथियों, ठीक है। वहीं पे हमारे पास जो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं आज का अंतिम, तो ध्यान दीजिएगा। हमारे पास जो पॉइंट आता है साथियों वो हमारे पास आता है बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, और वो हमारे पास आता है कि देखिए एक स्ट्रक्चर होता है 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने बोला ही इज टू फैट टू रन। शॉर्टकट 2 प्लस एडजेक्टिव के बाद में वर्ब की फॉर्म पूछी गई है तो हमेशा क्या आएगी? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
याद रखें, TOO प्लस एडजेक्टिव के बाद में आपको वर्ब की फॉर्म पूछी गई है तो क्या आएगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहली चीज। सेकंड, कि कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर जब बनता है तो उसका मतलब होता है कि जो भी सब्जेक्ट है उसके अंदर ये विशेषता इतनी ज्यादा है कि वह इस कार्य को नहीं कर सकता। वापस ध्यान से सुनिएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर जब भी बनेगा तो इसका मतलब है कि उस सब्जेक्ट के अंदर जिसके बारे में बात चल रही है उसके अंदर वो विशेषता इतनी ज्यादा है कि वो इस कार्य को नहीं कर सकता, यानी वो इतना मोटा है कि नहीं दौड़ सकता। इसका मतलब ये है। इसको जब इलेबोरेट करने की बात चलती है तो इस तरह से इलेबोरेट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक है ये। TOO की जगह क्या लिख लीजिए, सो। ध्यान दीजिएगा, TOO की क्या लिखा, सो। क्या लगाया आपने, फेट। फिर आपने क्या लगा दिया, वापस से दैट। ठीक है, वापस से आपने लिखा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, अब वापस आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली यहां पे सब्जेक्ट क्या है, ही। अब अगर यहां पे इज एम आ रहे हैं क्या है, इज एम आ रहे हैं तो आपको लिखना है कांट। और अगर वॉज वर है तो लिखना है आपको कुडंट या कुड नॉट, कुछ भी लिख सकते हैं, कुडंट का ना। तो हमने बोला इज एम आ रहे तो क्या लिखा आपने, कांट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई, रन। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बार ये चीज पूछी जाती है जिसको दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों हमारे लिए। तो वही हमारे पास है कि इस तरह के सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है और उसको किस तरह से चेंज करते हैं। चलिए एक दो सेंटेंस चेंज करते हैं। हमने बोला मोहिनी वॉज टू डम टू अंडरस्टैंड। नहीं, वो इतनी डम थी कि वो समझ ही नहीं पाती थी। तो इसका मतलब यही हो गया कि ये विशेषता इतनी ज्यादा होना कि ये चीज होना ही नहीं, ये कार्य हो ही नहीं सकता। तो वो इतनी डम्ब थी, दिमाग से पैदल थी कि वो समझ ही नहीं पाती थी। तो अब इसको चेंज करना है तो हमने बोला सबसे पहले हमने लिखा मोहिनी वॉज, TOO की जगह लिखा सो डम। फिर क्या लिखा हमने, दैट। अब हमने बोला कि आगे क्या करें, तो हमने बोला कि देखिए आगे सब्जेक्ट मोहिनी लड़की है तो लड़की के लिए क्या आएगा, शी। अब यहां वॉज या वर आया है तो हमने क्या लिख लिया साथियों, कुड नॉट। और क्या आ गया, अंडरस्टैंड। जैसे एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। इट इज टू गुड टू बी ट्रू, यानी इतना अच्छा है कि लगता है कि सच ही नहीं है। कि ये कोई भी चीज के बारे में किसी ने कोई बात बोली, आपने बोला इतनी अच्छी बात है कि लगता है सच नहीं है। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो हमने बोला कि इट इज सो गुड दैट इट, अब इज एम आ रहे तो हमने क्या लिख लिया, कांट बी ट्रू। तो हमने क्या किया है, शॉर्ट छोटे छोटे ट्रिक्स को समझिए आप। हमने टू की जगह सो लगाया है, दैट लगाया है, सब्जेक्ट वापस से लिखा है, वो प्रोनाउन होना चाहिए। फिर कैन नॉट या कुड नॉट लगाया है, TOO हटा दिया और बाकी सेम का सेम है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पोर्शन है हमारे पास साथियों, जिसको आप जरूर और जरूर दिमाग में रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, और भी इंटरेस्टिंग चीजें हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में आएगी और फिर कुछ क्वेश्चंस भी हम जरूर देखेंगे, ठीक है। तो ये जो भी हमने एडवर्ब में पार्ट्स पढ़े हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट से पार्ट्स हैं, इनको बिल्कुल ना भूलें। अगली क्लास में, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।